Hello everyone. In this video I will do detailed analysis of paper 1 with previous year question papers. इस वीडियो में मैंने यूपीएससी सीएमएस की प्रसाद गाइड से एनालिसिस किया है और जिनके पास प्रसाद गाइड है आप उससे कंफर्म भी कर सकते हैं। इस बार यूपीएससी सीएमएस के पेपर में एक बड़ा चेंज था। वो ये कि इस बार क्वेश्चन पेपर में सब्जेक्ट मेंशन किया था। मैंने जो लास्ट ईयर वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन के बारे में, जिसमें अगर वो क्वेश्चन मेडिसिन से पूछा जाता तो आंसर डिफरेंट होता, अगर वही क्वेश्चन सर्जरी में पूछा जाता तो आंसर डिफरेंट होता। इसी तरह अगर गायनी में कोई क्वेश्चन पूछा जाता तो आंसर डिफरेंट होता और पीडिया में पूछा जाता तो आंसर डिफरेंट होता। मेडिसिन और सर्जरी के लिए ये क्वेश्चन एक्यूट पैंक्रेटाइटिस से रिलेटेड था, जिसमें हैरिसन में डिफरेंट आंसर बन रहा था और सर्जरी में बेली एंड लव में डिफरेंट आंसर बन रहा था। इसी तरह गायनी में आईयूजीआर से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जिसमें गायनी की बुक से डिफरेंट आंसर बन रहा था और पीडिया की बुक से डिफरेंट आंसर बन रहा था। ऐसा इसलिए होता है कि वो क्वेश्चन उस सब्जेक्ट की स्पेसिफिक टेक्स्ट बुक से ही बनाया था, जिसका आंसर दूसरे सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक में डिफरेंट था। इसको आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया है। इसी कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए फर्स्ट टाइम यूपीएससी ने क्वेश्चन में सब्जेक्ट मेंशन किया है, ताकि आंसर में डिस्प्यूट ना हो। उसको उसी सब्जेक्ट की टेक्स्ट बुक में देखा जाए और माना जाए। यूपीएससी की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ है, तो इससे आप प्रसाद गाइड की ऑथेंटिसिटी के बारे में समझ सकते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि अगर क्वेश्चन में ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव है तो आंसर वही होगा। तो इस बार यूपीएससी ने आंसर को काफी ट्विस्ट करके दिया है। पहले 3 करेक्ट ऑप्शन होते थे और एक इनकरेक्ट होता तो आंसर आसानी से एक्सक्लूजन से बन जाता था। लेकिन इस बार ज्यादातर क्वेश्चन में 2 ऑप्शन का कॉम्बिनेशन दिया है, जिससे आंसर बनाना मुश्किल है जब तक कि आपको टॉपिक का डीप नॉलेज ना हो। इससे हमें ये भी पता चलता है कि यूपीएससी सारी चीजों को ऑब्जर्व करती है और उसके अकॉर्डिंगली पेपर सेट करती है। कुछ लोगों ने मुझसे कट ऑफ के बारे में पूछा, लेकिन अभी ये कह पाना बहुत मुश्किल है कट ऑफ के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड थे और ऑप्शन ऐसे थे कि अगर चारों ऑप्शन के बारे में आपको नहीं पता है तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते थे। उसमें डीप नॉलेज की ज़रूरत थी और नीट भी पोस्टपोन हो गया था, इसीलिए कट ऑफ के बारे में कह पाना मुश्किल है। इस साल पेपर 1 में 65% क्वेश्चन प्रसाद गाइड से डायरेक्टली सॉल्व हो रहे हैं। आप प्रसाद गाइड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उसके एक्सप्लेनेशन से 65% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। साथ ही साथ 20 to 25% क्वेश्चन में आप 2 ऑप्शन को प्रसाद गाइड से सॉल्व कर सकते थे। अपने नॉलेज और कॉमन सेंस को लगा के आप वो 20 to 25% क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। इस तरह से हम कह सकते हैं 85 to 90% क्वेश्चन रिपीटेड टॉपिक्स और एक्सप्लेनेशन से थे। पिछले 2-3 सालों में यूपीएससी सीएमएस के क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हुआ है। टॉपिक सेम है लेकिन क्वेश्चन के पैटर्न को चेंज किया गया है। फिर भी प्रसाद गाइड से रिपीट का परसेंटेज सेम है। इस वीडियो में मैं प्रूफ के साथ बताऊंगी कि अगर प्रसाद गाइड की आप ये लाइन पढ़ते तो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग हर्ट साउंड आर बेस्ट हर्ट विद द बेल ऑफ स्टेथोस्कोप। इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के 2022 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 6 और 2023 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एक लाइन दिया है एमएस की मरमर के बारे में। लो पिच्ड बेस्ट हर्ड विद द बेल ऑफ स्टेथोस्कोप मीन्स जो भी लो पिच साउंड है उसको हम बेल ऑफ स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। इसमें एक और पॉइंट है, एमएस की जो मरमर है मिड डायस्टोलिक मरमर है। दूसरी साउंड्स के बारे में, थर्ड हर्ट साउंड ये भी लो पिच साउंड है। ओपनिंग स्नैप ये हाई पिच साउंड है। क्वेश्चन में ओपनिंग स्नैप हाई पिच साउंड है, थर्ड हर्ट साउंड एससी लो पिच साउंड है और मिड डायस्टोलिक मरमर जो एमएस की मरमर है ये लो पिच साउंड है। तो इन दोनों को हम बेल ऑफ स्टेथोस्कोप से सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर सबक्यूटेनियस नोडुलिन रोमैटिक फीवर। इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के 2005 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 98 और 2012 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 108 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें रोमैटिक फीवर के बारे में दिया है। सबक्यूटेनियस नोडुल आर पेनलेस, pea size, and it is a late manifestation, occur over bony prominence like elbow, shin, occipit, spine, and non-tender.
अब क्वेश्चन में देखते हैं ऑप्शन ए, दे आर प्रेजेंट ओवर फ्लेक्सर एस्पेक्ट ऑफ कोआर्म। ये गलत है क्योंकि जो भी बोनी प्रोमिनेंस है वो एक्सटेंसिव सरफेस पे है। दे आर पेनफुल, ये भी गलत है। यूजुअल साइज इज पी साइज, तो ऑप्शन सी भी गलत है। ऑप्शन डी करेक्ट है। आप एक्सक्लूजन से भी निकाल सकते हैं और यहाँ पे भी दिया हुआ है कि लेट मैनिफेस्टेशन है रूमेटिक फीवर का। इससे आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिगार्ड टू कैरिकोम मर्मर। इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2023 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 5 और 2012 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 108 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एक लाइन दिया हुआ है कार्डाइटिस हेडिंग में, कैरिकोम मर्मर अ सॉफ्ट मिड डिलेड डायस्टोलिक मर्मर। ये भी आपको पता होता है तो इससे आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। चॉइस में देखते हैं, सॉफ्ट सिस्टोलिक मर्मर नहीं है, सॉफ्ट मिड डायस्टोलिक मर्मर ड्यू टू मिट्रल वॉल्वुलाइटिस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अर्ली डायस्टोलिक, लेट सिस्टोलिक, ये दो ऑप्शन भी गलत है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ओपनिंग स्टेप इन पेशेंट ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस। इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के 99 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 3, 2015 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 11 और 2022 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 6 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एक लाइन दिया हुआ है, ओपनिंग स्नैप moves closer to S2 as mitral stenosis become more severe। अगर आपको ये लाइन भी पता होता तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते थे। इसमें अदर चॉइस के लिए हम और देखते हैं, मे बी एब्सेंट इन कैल्सिफिक मिट्रल स्टेनोसिस, ये हाई पिच साउंड है। अब ऑप्शन में देखते हैं, ओपनिंग स्नैप इज बेस्ट हर्ड विद द बेल स्टेथोस्कोप। ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा कि ओपनिंग स्नैप हाई पिच साउंड है, तो ये बेल स्टेथोस्कोप से नहीं सुनाई पड़ेगा। इंटेंसिटी ऑफ ओपनिंग स्नैप बिकम लाउडर व्हेन वॉल्व इज कैल्सिफाइड। अभी हमने नीचे देखा कि कैल्सिफाइड होगा वॉल्व तो ओपनिंग स्नैप की साउंड कम हो जाएगी। अब थर्ड ऑप्शन सी, ओपनिंग स्नैप मूव्स क्लोजर टू सेकेंड हर्ट साउंड एज द स्टेनोसिस बिकम मोर सिवियर। ये डायरेक्ट लाइन लिया गया है ये प्रसाद गाइड। और ऑप्शन डी, ओपनिंग स्नैप इज बेस्ट हर्ड एट द सेकेंड लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस, ये चॉइस के बारे में हमें नहीं भी पता है तो हम ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्स टू इंट्रावेनस एडिनोसिन इज करेक्टली मैच्ड। इसका आंसर है बी, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोडल री एंट्रेंट टैकीकार्डिया एंड रिस्पॉन्सिस टर्मिनेशन। इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2010 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 31 को देखना होगा, जिसमें दिया है पैराक्सिमल सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, AV nodal re-entrant tachycardia is most common cause of supraventricular tachycardia and adenosine is the agent of choice. If fail to terminate the tachycardia, temporary pacing is done. इस हिसाब से इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर द स्टेप वाइज अप्रोच टू मैनेजमेंट ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इनिशियल स्टेप 1 फॉर अ पेशेंट डायग्नोस्ड विद अस्थमा। इसका मैनेजमेंट अलग अलग बुक में डेविडसन हैरिसन में अलग अलग तरीके से दिया हुआ है, लेकिन फर्स्ट स्टेप जो है वो शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट तो देते ही हैं, लेकिन क्योंकि ये चॉइस ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड लो डोज इनहेल कार्टिकोस्टेरॉइड जो कि चॉइस दिया हुआ है यही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, chronic smoker with COPD, FEV1 upon FVC is 0.6 and FEV1 is 70% of predicted। अब ये गोल्ड क्राइटेरिया फॉर सिवियरिटी ऑफ एयर फ्लो ऑब्स्ट्रक्शन के चार्ट में हम देखते हैं तो FEV1 अपॉन FVC इज लेस देन 0.7 और FEV1 मोर देन 50% बट लेस देन 80%, तो ये स्टेज 2 में मॉडरेट सिवियरिटी में आएगा और इसका आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ सिस्टिक फाइब्रोसिस। इसके लिए आपको प्रसाद गाइड की 2008 के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 48 को एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एक टेबल दिया हुआ है। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से हर साल 1-2 क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं। इस साल भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, एक सिस्टिक फाइब्रोसिस, एक दूसरा विल्सन डिजीज। आप आगे देखेंगे इसमें, तो ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13, कंसीडर द फॉलोइंग प्लूरल फ्लूइड एनालिसिस, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस।
इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के 2018 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 57 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और 2-3 क्वेश्चन को मिला के बनाया गया है। इसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये प्लूरल फ्लूइड का जो एनालिसिस है ये ट्रांसुडेटिव है कि एक्सुडेटिव, और ये पता होना चाहिए कि कौन सी डिजीज में ट्रांसुडेटिव एफ्यूजन होता है और कौन सी डिजीज में एक्सुडेटिव एफ्यूजन होता है। तो लाइट्स क्राइटेरिया से हम ये वैल्यू इसमें रेशियो निकालते हैं तो ये ट्रांसुडेटिव की तरफ पॉइंट करता है। अब हम डिजीज देखते हैं तो ट्यूबरकुलोसिस, सार्कोइडोसिस, रूमेटॉइड डिजीज और एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, इन सब में एक्सुडेटिव प्लूरल एफ्यूजन होता है। तो इसमें आंसर बी मिक्सिडेमा बाय एक्सक्लूजन क्राइटेरिया से भी हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following statement is correct in respect of pulmonary involvement in rheumatic disease? इसमें ऑप्शन ए, रूमेटॉइड पल्मोनरी नोड्यूल आर यूजली एसिम्टोमेटिक एंड डिटेक्टेड इंसिडेंटली ऑन इमेजिंग। इस ऑप्शन के बारे में हमको नहीं पता है। ऑप्शन बी देखते हैं, रूमेटॉइड पल्मोनरी नोड्यूल आर ऑफन सोलिटरी एंड लोकेटेड नियर हाइलम। प्रसाद गाइड में जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको देखते हैं। रेडियोलॉजिकल डीडी ऑफ मल्टीपल पल्मोनरी नोड्यूल्स आर pulmonary AV malformation, abscesses, granulomatous infection and rheumatoid nodules। मीन्स जो रोमेटॉइड नोड्यूल्स के पल्मोनरी नोड्यूल होता है वो मल्टीपल होते हैं, सॉलिटरी नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन बी तो गलत हो गया। अब सी देखते हैं, प्लूरल इफ्यूजन इन दीज पेशेंट इज ट्रांसम्यूटेटिव। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि रूमेटिक डिजीज में जो प्लूरल इफ्यूजन होता है वो एक्सिक्यूटिव होता है, ट्रांसम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लूरल इफ्यूजन एंड न्यूमोकोनियोसिस इन दीज पेशेंट इज नोन एज कपलैन सिंड्रोम। इसमें देखते हैं प्रसाद गाइड में, when rheumatoid arthritis occur with pneumoconiosis, diffuse nodular fibrotic process में develop called Kaplan syndrome। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसमें प्लूरल इफ्यूजन की जगह रूमेटॉइड आर्थराइटिस होना चाहिए। तो बाय एक्सक्लूजन इसका आंसर ए हो गया। Question number 17. Which one of the following condition is a complication of bacterial pharyngitis involving extension of infection into internal jugular vein leading to thrombosis and metastatic dispersal of organism? इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के 2012 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 48 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें लेमेरीज डिजीज के बारे में दिया है। रेयर एनारोबिक ओरोफेरिंजियल इन्फेक्शन typically start as a sore throat, which may present as a exudative tonsillitis or peritonsillar abscess. Septic thrombophlebitis of internal jugular vein can result. इस एक्सप्लेनेशन से आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं और इसका आंसर सी लेमेरीज सिंड्रोम होगा। क्वेश्चन नंबर 18. Old man with a history of alcohol dependency, progressive abdominal distension and examination reveals stifling dullness। इस पेशेंट को देख के पता चलता है कि हमें पेशेंट लीवर सिरोसिस विद एसाइटिस का पेशेंट है, और ये कॉमन सेंस से भी अगर हम लगाएंगे तो ऑप्शन डी स्पाइनोलेक्टोन इसमें देते हैं, क्योंकि हम एसाइटिस में डायबिटिक देते हैं। अब के लिए हम प्रसाद गाइड का 2005 का पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 103 और 2001 का पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 110 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो इसमें सिरोसिस में एसाइटिस का मैकेनिज्म दिया हुआ है, कैसे डेवलप होता है। ये इंक्रीज एल्डोस्टेरोन की वजह से होता है। अब क्योंकि स्पाइनोलेक्टोन एक एल्डोस्टेरोन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, तो ये इसमें काम करता है। अब इन दोनों की मैकेनिज्म अगर आपको पता है या इन दोनों क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन आपको पता है तो आप दोनों को मिला के ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20. Which one of the following biological agent act by inhibiting the enzyme Janus kinase? अब इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के 2019 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 48 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें एक डायरेक्ट लाइन दिया है, टोफासिटिनिब इनहिबिटर ऑफ Janus kinase 1 and 3 and to lesser extent 2। इससे आपका क्वेश्चन इस लाइन से डायरेक्टली सॉल्व हो जा रहा है। नेक्स्ट ईयर हो सकता है कि ये जाइनेस काइनेस के टाइप के बारे में पूछा जाए 1, 3 और 2, या उजैनी मोड के बारे में पूछा जा सकता है। तो ये एक्सप्लेनेशन जानना आपको इम्पोर्टेंट है। Question number 23. The single most important treatment and prognostic factor in alcohol related liver disease। इसके लिए 2023 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 27 के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, जिसमें एक लाइन दिया हुआ है, Abstinence is the cornerstone of therapy for patient with alcohol associated liver disease। इस लाइन से डायरेक्टली आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
Question number 27. 52-year-old male has uncontrolled diabetes. Which one of the following tests will help in early detection of nephropathy? ये क्वेश्चन 2003 और 2005 के पेपर से डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन है, इसलिए मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि वॉल्यूम 1 जो कि 99 से 2007 तक के पेपर है जरूर करें। 2025 में भी कई सारे क्वेश्चन 2007 के पहले के पेपर से डायरेक्ट रिपीट है जिनको आप आगे देखेंगे। ये क्वेश्चन फॉलोइंग इन्वेस्टिगेशन इज मोस्ट सेंसिटिव फॉर अर्ली डायग्नोसिस ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी, ये 2005 में पूछा गया है। मोस्ट सेंसिटिव फॉर डिटेक्टिंग डायबिटिक नेफ्रोपैथी इन अर्ली स्टेज, ये 2003 में पूछा गया है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फर्स्ट स्टेज ऑफ डायबिटिक नेफ्रोपैथी इज हाइपरफिल्ट्रेशन विद एन इंक्रीज जीएफआर फॉलोड बाय डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोएल्बुमिन। Question number 28. Autosomal dominant mutation in which of the following gene may cause focal segmental glomerulosclerosis associated with the abnormal genitalia, Wilms tumor and mental retardation? इस क्वेश्चन में कई सारे क्लिनिकल फीचर दिए हैं, लेकिन अगर आप केवल विल्म्स ट्यूमर को ही देखेंगे तो उससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए प्रसाद गाइड में एक बिलियन लव का एक टेबल दिया है जिसमें दिया है विल्म्स ट्यूमर इज ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड एसोसिएटेड विद द WT1 जीन। एक दूसरा टेबल दिया है जिसमें विल्म्स ट्यूमर्स के क्लिनिकल फीचर दिए हैं, मेंटल रिटार्डेशन, जेनाइटोयूरिनरी मैलफॉर्मेशन, हॉर्सशू किडनी, रीनल डिस्प्लेजिया। इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29. किडनी डैमेज एंड GFR वैल्यू बिटवीन 15 to 29 आर फाउंड इन विच स्टेज ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज? इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 2 के 2024 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 29 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें क्रोनिक किडनी डिजीज की स्टेजिंग दी हुई है, जिसमें दिया है स्टेज 4 में GFR 15 to 29 होता है और ये सीवियर की कैटेगरी में आता है। तो इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 31. विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इन पेशेंट आर सजेस्टिव ऑफ एक्यूट नेफ्राइटिस? इसके लिए 2017 के पेपर उनके क्वेश्चन नंबर 65 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया है क्लासिकल प्रेजेंटेशन विद एक्यूट नेफ्रेटिक सिंड्रोम इज हेमेचूरिया, एडिमा विद और विदाउट ओलिगोयूरिया। इस डायरेक्ट लाइन से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। किडनी साइज क्रोनिक किडनी डिजीज में कम होता है, एक्यूट में नहीं होता है। Question number 33. Contralateral homonymous upper quadrantopia is a type of visual loss seen when the lesion is located at which one of the following anatomical location? इसके लिए 2021 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 45 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया है टेम्पोरल लोब के डोमिनेंट साइड के लेजन से कंट्रालैटरल होमोनिमस अपर क्वाड्रेंटोपिया होता है। ये डेविडसन में दिया है, हैरिसन में ये चीज़ नहीं दिया है। प्रसाद गाइड में ये चीज़ मेंशन है, जिससे लगता है ये क्वेश्चन डेविडसन से बनाया गया है। पिछली बार भी इस टेबल से क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार भी पूछा गया है, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करें। क्वेश्चन नंबर 34. विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लिनिकल फीचर ऑफ माइग्रेन? इसके लिए 2009 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 79 की इस टेबल को देखना होगा। इस टेबल से हर साल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और ये टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कॉमन माइग्रेन और क्लासिकल माइग्रेन के बारे में दिया हुआ है। क्लासिकल माइग्रेन में ऑरा होता है और कॉमन माइग्रेन में ऑरा नहीं होता है। डायलिटेशन एंड एक्सेसिव पल्सेशन ऑफ ब्रांचेस ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। क्वेश्चन में देखते हैं तो ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों करेक्ट है। इस टेबल से आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35. ओल्ड मैन प्रेजेंट विद अ ब्रीफ एपिसोड ऑफ लैंसिनेटिंग यूनिलैटरल फेशियल पेन इन्वॉल्विंग द बक्कल डिस्ट्रीब्यूशन। पेन इज ट्रिगर्ड बाय वॉशिंग फेस विद द कोल्ड वाटर। इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के 2020 के पेपर 1 के 39 क्वेश्चन को देखना होगा, जिसमें ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के बारे में एक टेबल दिया हुआ है। एक्सक्रूसिएटिंग पैरालिसिस ऑफ पेन इन लिप, गम, चीक एंड चिन मे बी ट्रिगर्ड बाय टच एंड कोल्ड। इसमें ट्राइजेमिनल नर्व्स का जो बक्कल डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें पेन होता है और ये टच और कोल्ड से ट्रिगर होता है। इससे अगर आपने ये टेबल प्रसाद गाइड से किया होता तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते थे। Which of the following are trigger factor of seizure? इसके लिए 2024 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 40 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया है ट्रिगर फैक्टर ऑफ सीजर, स्लीप डिप्राइवेशन, मिस डोजेस ऑफ एंटी एपिलेप्टिक ड्रग, रिक्रिएशनल ड्रग मिसयूज, फिजिकल एंड मेंटल एग्जॉशन। ये क्वेश्चन डायरेक्टली इससे लिया गया है और इसको आप अगर प्रसाद गाइड से पढ़े होते तो आसानी से सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन नंबर 38. विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्लिनिकल फीचर ऑफ पार्किंसन डिजीज? इसके लिए 2008 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 48 में जो पार्किंसन डिजीज के बारे में एक्सप्लेनेशन है, इसमें देखना पड़ेगा। इसमें अगर आपको सिर्फ एक ऑप्शन पता है, स्मॉल हैंड राइटिंग, माइक्रोग्राफिया,
तो इससे आप ऑप्शन 4 को एक्सक्लूड करके इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। पार्किंसन डिजीज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बार बार इससे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। इसमें प्रसाद गाइड में जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया है इसको आपको पढ़ लेना चाहिए, फ्यूचर में इससे भी और क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे तो एक ऑप्शन एक्सक्लूड करके आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हैं, लेकिन बाकी ऑप्शन भी इसमें आप देख सकते हैं। रूलिंग ऑफ सलाइवा, स्पीच बिकम सॉफ्टर। क्वेश्चन नंबर 39, फीमेल प्रेजेंट विथ hemoglobin 6 gram, normocytic, normochromic and reticulocyte production index is 5.5। ये इसके लिए आपको वॉल्यूम 1 के 2007 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 101 की टेबल को देखना होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली इस टेबल से सॉल्व हो रहा है जो कि 2007 से पूछा गया है। इसमें इक्वल टू और मोर देन 2.5 इंट्रावेस्कुलर हेमोलिसिस है और लेस देन 2.5 आयरन डिफिशियंसी, फोलेट डिफिशियंसी और सिडोब्लास्टिक एनीमिया है। इसीलिए मैं आपको हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आप पुराने साल के पेपर भी जरूर करें। A lady on vegan diet for a decade present with a chief complaint of tingling and numbness in lower extremities and history of swaying while walking through narrow corridor. Which one of the following blood test is advisable? इसके लिए आपको 2009 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 47 की में जो ये टेबल दिया है इसको देखना होगा। इसमें दिया हुआ है विटामिन B12 की डिफिशियंसी से क्या क्या क्लिनिकल फीचर होते हैं। लॉस ऑफ वाइब्रेटरी एंड पोजीशन सेंस, सब एक्यूट कंबाइंड डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरोपैथी। इसमें जो भी क्लिनिकल फीचर दिए हुए हैं ये न्यूरोपैथी के साइंस है, जिससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। ये जो टेबल प्रसाद गाइड में दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस साल इस टेबल से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, विटामिन B12 डिफिशियंसी, नियासिन डिफिशियंसी और जिंक की डिफिशियंसी से। इसमें प्रसाद गाइड में इसको बहुत अच्छे से कंसाइज करके सारे पॉइंट्स को दिया गया है, इसलिए आपको ये टेबल जरूर करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 41, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज लो वॉल्यूम एरिथ्रोसाइटोसिस। इसके लिए आपको 23 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 63 के इस टेबल को देखना होगा। ये क्वेश्चन भी प्रसाद गाइस की इस टेबल से डायरेक्टली लिया गया है और इस टेबल से आप ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। ऑब्सोल्यूट एरिथ्रोसाइटोसिस के कॉजेज हैं पॉलीसाइक्लिन वेरा, हाई एल्टीट्यूड एंड एक्सोजेनस टेस्टोस्टेरोन थेरेपी। रिलेटिव और लो वॉल्यूम एरिथ्रोसाइटोसिस के कॉजेज हैं गैसबैक सिंड्रोम। इससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 42, फर्स्ट लाइन थेरेपी इन क्रोनिक फेज ऑफ CML। इसके लिए 2020 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 55 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया है ट्रीटमेंट ऑफ CML, इमेटिनिब के बारे में दिया है। इन न्यूली डायग्नोज्ड CML, इमेटिनिब कॉजेज कंप्लीट हेमेटोलॉजिकल रेमिशन। सो आंसर इसका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन कॉज सेकेंडरी वेट गेन। इस क्वेश्चन को आप कॉमन सेंस से भी लगा सकते थे कि हाइपोथायराइडिज्म में वेट गेन होता है तो उसमें थायरोक्सिन देते हैं तो उससे वेट गेन तो नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन ओरलीस्टेट, ये ओबेसिटी में देते हैं तो दोनों ऑप्शन एक्सक्लूड हो गए। इससे भी आप तो आंसर इंसुलिन और प्रोपेनोलॉल हो गया। इसके अलावा प्रसाद गाइड में जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसमें भी तीनों कॉजेज दिए हुए हैं, हाइपोथायराइडिज्म, बीटा ब्लॉकर और इंसुलिन। इससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, विल्सन्स डिजीज हैज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनहेरिटेंस, ऑटोसोमल रिसेसिव। प्रसाद गाइड में जो टेबल दिया हुआ है इससे 2 क्वेश्चन पूछा गया है इस साल, सिस्टिक फाइब्रोसिस और विल्सन्स डिजीज। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल इससे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको आपको जरूर करना चाहिए। प्रसाद गाइड में बहुत सारी टेबल ऐसी हैं जिसमें इस साल 2, 3, 4 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 47, इसमें मैनेजमेंट ऑफ सीवियर हाइपरकैलेमिया पूछा हुआ है। इसके लिए प्रसाद गाइड के 2001 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 64 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा। इस एक्सप्लेनेशन से इस बार 2 क्वेश्चन पूछा था, एक मेडिसिन में और एक पीडियाट्रिक्स में। जिन्होंने इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ा होगा वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर पाए होंगे। इसमें क्या और किस ऑर्डर में देते हैं ये दिया हुआ है। IV कैल्शियम ग्लूकोनेट फॉलोड बाय सोडियम बाइकार्बोनेट, इंसुलिन ग्लूकोज इन्फ्यूजन। कैल्शियम stabilizes the cell membrane. Bicarbonate causes potassium to move intracellularly. Sodium polystyrene sulfonate is a cation exchange reagent. Sodium in the resin exchange for the body potassium and then potassium containing resin is then excreted from the body. तो ऑप्शन में IV कैल्सिटोनिन नहीं देते हैं, बाकी तीनों ऑप्शन सही है। Number 48, which one of the following condition can cause euvolumic hyponatremia?
इसके लिए आपको वॉल्यूम 1 के 2002 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 45 को देखना होगा, जिसमें एक टेबल दिया है, हाइपोनेट्रीमिया के कॉजेज दिए हैं इसमें। साथ ही साथ ये भी दिया हुआ है कि किसमें हाइपोवॉल्यूमिक होता है, यूवॉल्यूमिक होता है और हाइपरवॉल्यूमिक होता है। मिनरलोकॉर्टिकॉइड डिफिशियंसी एडिनोकार्टिकल फेल्योर का फीचर है, तो इसमें हाइपोवॉल्यूमिक होगा। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में हाइपरवॉल्यूमिक होता है। बर्न में एक्स्ट्रा रीनल शॉर्ट लॉसेस होता है, जिससे इसमें हाइपोवॉल्यूमिक होगा। तो बाय एक्सक्लूजन इसका आंसर बी होगा, हाइपोथायरिज्म। इसमें आप देख सकते हैं ये भी बहुत पुराने क्वेश्चन पेपर 2002 से पूछा गया है, तो वॉल्यूम 1 भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 49, विच वन अमंग द फॉलोइंग वेक्टर ट्रांसमिट द फाइलेरिया लोअर लोअर। इसके लिए 2010 में पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 50 में एक टेबल दिया हुआ है, जिसमें ऑर्गेनिज्म और वेक्टर दिया हुआ है। इससे ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म लोअर लोअर वेक्टर क्राइसोप्स। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फेवरेबल प्रोग्नोस्टिक पैरामीटर इन बेल्स पैल्सी। इसके लिए 2021 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 44 के एक्सप्लेनेशन को देखने हैं, जिसमें दिया हुआ है, द प्रेजेंस ऑफ इनकम्प्लीट पैरालिसिस इन फर्स्ट वीक इज द मोस्ट फेवरेबल प्रोग्नोस्टिक साइन। इस लाइन से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपको और कुछ भी नहीं पता है, अगर सिर्फ यही लाइन आपको पता है तो इससे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 51, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ ड्रग इज इनइफेक्टिव अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इसके लिए 2010 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 58 और 2023 के पेपर 1 के क्वेश्चन 59 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया हुआ है, इट हैज एक्सीलेंट एंटी ग्राम नेगेटिव एंटीबायोटिक एक्टिविटी बट नो यूजफुल एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म और एनारोब्स। इस एक्सप्लेनेशन से ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो जा रहा है। Which one of the following statement is correct regarding leprosy? इस क्वेश्चन में सी और डी ऑप्शन के बारे में आपको नहीं भी पता है, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि टाइप 2 लेप्रोसी रिएक्शन को एडमंड रोडोसम लेप्रोसम बोलते हैं। ऑप्शन बी के बारे में, लेप्रोसी रिएक्शन इज इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड सिंड्रोम कॉल्ड ऑर्थस फिनोमेना। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, इसमें दिया हुआ है, type 2 lepra reaction is thought to be a consequences of immune complex deposition and immune complex related is called Arthur's reaction. लास्ट ईयर भी टाइप 4 डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी से क्वेश्चन पूछा गया था, इस बार टाइप 3 इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड आर्थर्स रिएक्शन से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 53, old gardener present with a ulcerative nodule with purulent discharge in right index finger. He had a prick with thorn, the same site around a one bag. Which of the following infection is most likely? मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में थॉर्न पिक से रिलेटेड माइसिटोमा, म्यूकोरमाइकोसिस और स्पोरो बारे में बताया था। प्रसाद गाइड में ये क्वेश्चन नंबर 2023 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 76 का जो एक्सप्लेनेशन है, आपका इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपके इससे सॉल्व हो जाएंगे। स्पोरोट्राइकोसिस के बारे में दिया हुआ है, यूजली फ्रॉम थॉर्न as subcutaneous nodule develop at the site of infection and subsequently ulcerate with purulent discharge. इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 54, a 36-year-old man present with a decreased appetite, mouth soreness, diarrhea and irritability. On examination, he has bright red tongue with a pigmented scaly rash around the neck. Which of the following food item in his diet has bearing on its disease? ये सारी फीचर पेलाग्रा के हैं, जो कि नियासिन की डिफिशियंसी से होता है, और इसमें उन लोगों में ज़्यादा होता है जो कॉर्न या मेज़ ज़्यादा खाते हैं। प्रसाद गाइड के एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, पेलाग्रा के बारे में दिया हुआ है, पेलाग्रा इज़ अ डिजीज ऑफ मेज ईटिंग पॉपुलेशन एंड इसके फीचर के बारे में दिया हुआ है, इरिटेबिलिटी, ब्राइट रेड ग्लॉसाइटिस followed by skin rash that is pigmented and scaling particularly in skin area exposed to sunlight such as a neck, कैसल नेकलेस। इसमें 4D साइन भी होता है, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस एंड डेथ। एक अलग जगह एक और टेबल भी दिया हुआ है, जिसमें नियासिन की डिफिशियंसी से होने वाले पेलाग्रा के बारे में दिया हुआ है, पिगमेंटेड रैश ऑफ सन एक्सपोज एरिया, डर्मेटाइटिस, कैसल नेकलेस, ब्राइट रेड टंग, डायरिया एंड एपैथी। प्रसाद गाइड की इस टेबल से इस बार 4 क्वेश्चन पूछा गया है, 3 डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज, विटामिन B12, नियासिन और जिंक की डिफिशियंसी से, और विटामिन ए की टॉक्सिसिटी से होने वाली डिजीज के बारे में पूछा है। प्रसाद गाइड में ऐसी कई सारी टेबल हैं जिनसे इस बार मल्टीपल क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक्टोडर्मेटाइटिस एंथ्रोपैथिका इज अ ऑटोसोमल रिसेसिव मेटाबॉलिक डिसऑर्डर
विच अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। ये भी जैसे मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में बताया इस टेबल से सॉल्व हो जा रहा है। इसमें दिया हुआ है जिंक की डिफिशियंसी से एक्रोडर्मेटाइटिस होता है। क्वेश्चन नंबर 56, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू ट्रीटमेंट ऑफ विटामिन ए डिफिशियंसी। ये क्वेश्चन भी प्रसाद गाइड के इस टेबल से सॉल्व हो रहा है। इसमें विटामिन ए की टॉक्सिसिटी के बारे में दिया हुआ है। इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर, लीवर फाइब्रोसिस, नॉन सिरोटिक लीवर फाइब्रोसिस, कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन, केराटिनोडर्मा, yellowish discoloration of skin and sparing sclera. It is caused by ingestion of excessive amount of vegetable and fruits such as the carrot and oranges that contain carotene. विटामिन ए की एक्यूट टॉक्सिसिटी से इंक्रीज इन इंट्राक्रैनियल प्रेशर, और कैरिटोनीमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन बट नॉट स्क्लेरा। क्वेश्चन में देखते हैं। रिपीटेड हाई डोज ऑफ रेटिनॉल कैन कॉज लीवर डैमेज एंड टेराटोजेनेसिटी, सही है। एक्यूट ओवरडोज ऑफ विटामिन ए लीड टू इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर एंड स्किन डिस्क्वेमेशन, ये भी सही है। रेगुलर विटामिन ए सप्लीमेंटेशन इज ऑल्सो रिकमेंडेड फॉर प्रेग्नेंट वुमेन इवन इन कंट्रीज वेयर विटामिन ए डिफिशियंसी इज नॉट एंडेमिक। अब हमको पता है कि ये टेराटोजेनिक ड्रग है, तो हम प्रेग्नेंट वुमेन को जिनमें डिफिशियंसी भी नहीं है उनको हम क्यों देंगे। एक्सेसिव इंटेक ऑफ कैरोटीन में कॉज हार्मलेस ऑरेंज पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि इसको जॉन्डिस से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो ये टेबल आपको पढ़ लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 57, Gobner's phenomena is seen in which of the following condition? Answer is psoriasis. ये बहुत पुराना क्वेश्चन है और ये वॉल्यूम 1 के 2007 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 85 से डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं हमेशा पुराने क्वेश्चन करने की एडवाइस देती हूँ। ये सोरियासिस के अलावा और भी कंडीशंस में होता है और हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर ये क्वेश्चन बाकी कॉजेस के साथ एक्सेप्ट लगा के पूछ ले। Question number 60. A 42-year-old man presented with recurrent oral ulcer since 1 year, episode of redness at eye and genital ulcer. Which one of the following tests is of diagnostic value? ये दो क्वेश्चन को मिला के बनाया गया है। सबसे पहले आपको क्लिनिकल फीचर से डिजीज आइडेंटिफाई करनी है और फिर उस डिजीज का इन्वेस्टिगेशन जानना है। ये बहुत सिंपल है, जहां भी रिकरेंट ओरल और जेनाइटल अल्सर हो और ऑकुलर इन्वॉल्वमेंट हो तो समझना चाहिए ये बेचेट्स डिजीज है और इसका इन्वेस्टिगेशन है पैथोलॉजी टेस्ट। अब हम ये प्रसाद गाइड के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। Behçet syndrome is multi-system disorder presenting with recurrent oral and genital ulceration as well as ocular involvement, और इसका टेस्ट है पैथोलॉजी टेस्ट। इससे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये बहुत ही इजी और कॉमन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62, which of the following are causes of reversible dementia? इसके साथ गाइड की 2017 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 46 की इस टेबल को देखते हैं, जिसमें रिवर्सिबल कॉजेज ऑफ डिमेंशिया दिया हुआ है, हाइपोथायराइडिज्म, थियामाइन डिफिशियंसी एंड विटामिन B12 डिफिशियंसी। ये रिवर्सिबल कॉजेज है डिमेंशिया विद लीवी बॉडी। ये डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन है प्रसाद गाइड से, इसको आप पढ़ते तो आसानी से सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 63, which of the following are clinical feature of frontotemporal dementia? इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के इस टेबल को देखना होगा, जिसमें फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया के बारे में दिया हुआ है। पर्सनालिटी चेंजेस, प्रोग्रेसिव लॉस ऑफ स्पीच, बाय रिलेटिव स्पेयरिंग ऑफ मेमोरी। इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन 1 पर्सनालिटी चेंजेस, लैंग्वेज डिस्टर्बेंस, मेमोरी में बी प्रेजेंट इन अर्ली स्टेजेस, ये तीनों ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन 4 के बारे में आपको नहीं भी पता है तो ये आंसर आप करेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, ओल्ड फार्मर केम विद एक्सीडेंटल कंजम्पशन ऑफ पेस्टिसाइड, complain of frequent urination and excessive salivation, which of the following is most likely associated? इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जानना है कि ये कौन सी पॉइजनिंग है और उसका क्या इफेक्ट होता है। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। कोलिनर्जिक सिम्टम दिए हुए हैं, सलाइवेशन, लैक्राइमेशन एंड यूरिनेशन। ये मोस्ट लाइकली ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग है क्योंकि फार्मर है और इसमें कोलिनर्जिक सिम्टम्स आ रहे हैं। इससे ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग सैलिसिलेट पॉइजनिंग। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड है क्योंकि सैलिसिलेट पॉइजनिंग में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है और कंपनसेटरी रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होता है। इसमें हाई एनाइन गैप होता है। क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। Gap more than 12 is seen in salicylate intoxication.
तो ऑप्शन में मोर देन 12 18 दिया हुआ है ऑप्शन 1 में, तो ये सही है, ऑप्शन 2 गलत है। अब थर्ड और फोर्थ में देखते हैं। Salicylate stimulate respiratory center, lead to hyperventilation and hyperapnea, एंड respiratory alkalosis में PCO2 लेस देन 40 दिया हुआ है। तो ऑप्शन में 3 और 4 में है PCO2 20 और 48 है, तो लेस देन 40 3 वाला ऑप्शन सही है, 4 वाला गलत है। तो इसमें कॉम्बिनेशन ए 1 और 3 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग वेल्स डिजीज। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। वेल्स डिजीज को लेप्टोस्पायरोसिस भी कहते हैं और ये लेप्टोस्पायरा से होता है, जो कि एक स्पायरोकीट है, ना कि वायरस। क्वेश्चन में अगर आपको ऑप्शन 1 के बारे में पता है, इट इज कॉज बाय वायरस नेम लेप्टोस्पायरा, ये गलत है। अगर आपको बाकी ऑप्शन के बारे में नहीं भी पता है तो इसको आप सही कर सकते थे, क्योंकि ऑप्शन 1 वाले सारे ऑप्शन चॉइसेस गलत हैं, तो आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ सोफा स्कोरिंग सिस्टम। इसके लिए 2016 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 60 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा। सोफा मीन्स सेप्सिस रिलेटेड ऑर्गन फेलियर असेसमेंट। इसमें जो कंपोनेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में PaO2 अपान FiO2 देखते हैं, नर्वस सिस्टम में ग्लासगो कोमा स्केल देखते हैं और CVS में मीन आर्टियल प्रेशर देखते हैं। ऑप्शन में ये तीनों सही है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम विथ INR नहीं देखते हैं, लीवर में बिलोरुबिन देखते हैं, ना कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम विथ INR। तो इससे आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, व्हाट आर द कंपोनेंट टू एस्टेब्लिश द डायग्नोसिस ऑफ ब्रेन डेथ। इसके लिए 2018 के पेपर के क्वेश्चन नंबर 72 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया हुआ है ब्रेन डेथ के बारे में। द पेशेंट मस्ट बी इन एपनिक कोमा, अनरेस्पॉन्सिव एंड ऑन वेंटिलेटर। एक्सक्लूजन में दिया हुआ है हाइपोथर्मिया मस्ट बी एक्सक्लूडेड एज अ कॉज ऑफ कोमा एंड रेक्टाइल टेम्परेचर शुड बी मोर देन 35 डिग्री सेंटीग्रेड एंड ऑल ब्रेन स्टेम रिफ्लेक्सेस आर एब्सेंट। क्वेश्चन में फर्स्ट एब्सेंट ब्रेन रिफ्लेक्सेस, हाइपोथर्मिया टेम्परेचर को देखते हैं, एंड इरिवर्सिबल एंड अनरेस्पॉन्सिव कोमा, ये तीनों सही है। सेकेंड ऑप्शन एपनिया इन प्रेजेंस ऑफ एलिवेटेड PCO2, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 77, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ नॉन ट्रॉमेटिक सबएरेक्टाइल हैमरेज। ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये 2004 के पेपर से डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सेकुलर एन्यूरिज्म रप्चर। प्रसाद गाइड में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सबएरेक्टाइल हैमरेज। ट्रॉमा इज द मोस्ट कॉमन कॉज। Spontaneous non-traumatic subarachnoid hemorrhage result from the rupture of sacral artery barrier-aneurysm। तो आंसर इसका है बी। क्वेश्चन नंबर 78, पेरी ऑपरेटिव रेस्पिरेटरी फेलियर इज एग्जाम्पल ऑफ। इसके लिए 2018 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 58 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा। ये क्वेश्चन डायरेक्टली इसके एक्सप्लेनेशन से सॉल्व हो रहा है। इन ऑपरेटिव पीरियड में टाइप 3 रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, सो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 79, द मर्मर ऑफ मिट्रल रिगर्गिटेशन इज बेस्ट हर्ड एट द। आंसर इज कार्डियक अपेक्स। प्रसाद गाइड में 23 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 5 के एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। एक टेबल दिया हुआ है जिसमें दिया हुआ है MR बेस्ट हर्ट एट द लेफ्ट फेनिकुलर अपेक्स रेडिएटिंग टू द एक्सिला। प्रसाद गाइड के इस टेबल से इस साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 81, आउट ऑफ द फॉलोइंग एरिया ऑफ ब्रेन विच एरिया इज द मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड इन विल्सन्स डिजीज। इसके लिए 2011 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 70 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें विल्सन्स डिजीज के बारे में दिया हुआ है। हेपेटोलेंटिकुलर डिजनरेशन मोस्टली अफेक्टेड आर लीवर एंड इन ब्रेन बेसल गैंग्लिया लेंटिकुलर न्यूक्लियाई, सो आंसर इज दी बेसल गैंग्लिया। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेकेंडरी आयरन ओवरलोड कंडीशन। ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है और 2001 के पेपर से रिपीट है। इसके लिए 2001 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 60 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें सेकेंडरी आयरन ओवरलोड के कॉजेज दिए हुए हैं, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफीमिया और हेपेटाइटिस। इस साल आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम 1 से भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हैं और लोग बोलते हैं कि सिर्फ 5 साल का पेपर लगाओ। क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फीचर ऑफ एल्जीमर्स डिजीज। प्रसाद गाइड में एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसमें कॉर्टिकल डिमेंशिया का एग्जांपल एल्जीमर डिजीज दिया हुआ है और एल्जीमर डिजीज के बारे में दिया हुआ है ग्रेजुअल वर्सनिंग स्लोली प्रोग्रेसिव ओवर ईयर्स बिगिन विथ मेमोरी सिम्टम
Subtle onset of memory loss followed by slowly progressive dementia that has a course of several years. Some patients are unaware of these difficulties. ऑप्शन में देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज इट इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ सेरेब्रल कॉर्टिकल फंक्शन, ये सही है. ओनली शॉर्ट टर्म मेमोरी इज अफेक्टेड, ये गलत है. पेशेंट डिनाई दैट देर इज एनीथिंग रॉन्ग, ये सही है. अब हमें फोर्थ ऑप्शन के बारे में नहीं पता है. डिप्रेशन इज कॉमनली प्रेजेंट, इसके बारे में हमको नहीं भी पता है, तो हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन ए, बी और डी ये गलत हो जाएंगे, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 85, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन डायग्नोसिस ऑफ जियार्डियासिस. इसमें से आपको सिर्फ एक भी ऑप्शन पता है तो आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. प्रसाद गाइड के 2009 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 40 के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, जिसमें जियार्डियासिस के बारे में दिया हुआ है. Flagellar tophozoite form attached to duodenal and jejunal mucosa. After the cyst ingested, tophozoite emerge in duodenum and jejunum. Cysts do not tolerate heat but remain viable for months in cold fresh water. Diagnosis is by stool obtained at 2 to 3 days intervals should be examined for cyst. Jejunal biopsy specimen may show giardia on epithelial surface. ऑप्शन में देखते हैं. स्टूल सैंपल एट 2-3 डे इंटरवल शुड बी एग्जामिन फॉर सिस्ट, ये सही है. स्टिंग टेस्ट के बारे में नहीं पता है. जेजुनल बायोप्सी सैंपल कैन शो प्रेजेंस ऑफ लार्वा नहीं होता है, इसमें ट्रोफोजाइट होता है. सिस्टिक फॉर्म ऑफ जियार्डिया लैम्बिया रिमेन वायबल इन वाटर अप टू 1 वीक ओनली, ये गलत है, क्योंकि अप टू मंथ वायबल रहता है. क्वेश्चन नंबर 87, ट्रीटमेंट ऑफ फर्स्ट चॉइस इन एक्यूट गाउट इज. ये भी बहुत पुराने क्वेश्चन पेपर 2003 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 84 से डायरेक्ट रिपीट है. द फॉलोइंग थेरेपेटिक एजेंट में बी यूजफुल टू रिड्यूस द पेन ऑफ एक्यूट गॉउटी आर्थराइटिस एक्सेप्ट. इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है. ये क्वेश्चन डेविडसन से लिया है और डेविडसन में कॉलचिसिन आंसर दिया है, लेकिन अगर आप हैरिसन में देखेंगे तो हैरिसन में इंडोमेथासिन आंसर है. Question number 88. Male come with acute onset breathlessness and found to have pneumothorax. The resident doctor decided to insert intercostal drain. Which of the following site is suitable for such a procedure? ये बहुत ही पुराने ईयर्स के क्वेश्चन पेपर 2003 से डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन है. पहले ये सर्जरी में पूछा जाता था, अभी ये मेडिसिन में पूछा गया है. 2003 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 120 को देखते हैं. तो इसमें ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी ऑफ इंसर्शन ऑफ चेस्ट ट्यूब इज डिफाइंड बाय, ये दिया हुआ है. और एक्सप्लेनेशन में ट्रायंगल ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है. डिफाइंड एज एंटीरियर बॉर्डर ऑफ लेटिसमस डॉर्साई, पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरिस मेजर एंड सुपीरियर बॉर्डर ऑफ फिफ्थ रिब. हो सकता है नेक्स्ट ईयर ये इसकी बाउंड्रीज पूछ ली जाए, तो ये इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 89. Which one of the following is antidote of rivaroxaban and apixaban when the reversal of anticoagulation is needed due to uncontrolled bleeding? इसके लिए 2024 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन में देखना होगा. एजेंट जिसमें दिया है एजेंट दैट रिवर्स द इफेक्ट ऑफ इडारुसीजुमैब विच बाइंड टू डेबिगार्टन एंड डेक्सानेट अल्फा विच बाइंड टू एपेक्साबैन एंड रिवारोक्साबैन. इस लाइन से आपका ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 90. विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द कॉमन कॉजेज ऑफ मीडियासिनल मासेस इन सुपीरियर एंड एंटीरियर मीडियासिनम. ये भी क्वेश्चन 2003 से रिपीट है, और ये क्वेश्चन पहले सर्जरी में बेली एंड लव से पूछा जाता था, लेकिन अभी मेडिसिन में पूछा जा रहा है. यहाँ तक कि बेली एंड लव के नए एडिशन में इसको हटा भी दिया गया है. प्रसाद गाइड के 2003 के क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन में ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं. एंटीरियर मीडियासिनम में थाइमोमा होता है, पोस्टीरियर में न्यूरोजेनिक ट्यूमर और सुपीरियर में थायराइड. तो इसका आंसर होगा ए, ग्वाइटर और थाइमिक ट्यूमर. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 लगातार क्वेश्चन प्रसाद गाइड से पूछे गए हैं. 2003 के पेपर 1 के में 119 क्वेश्चन पूछा गया है और 120 क्वेश्चन भी पूछा गया है. इसका मतलब ये है कि 2003 का पैटर्न रिपीट हो रहा है, और यहाँ केवल एक क्वेश्चन के गैप में ये रिपीट है. अब ये इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पुराने क्वेश्चन के पैटर्न को रिपीट किया जा रहा है. क्वेश्चन नंबर 91. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू रिवर्स द एंटीकोगुलेंट इफेक्ट ऑफ डेबिगार्टन. अब आप देख सकते हैं प्रसाद गाइड में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, इसकी एक लाइन से 2 क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो रहे हैं. इसमें देख सकते हैं इडारुसीजुमैब जो है वो एंटीडोट है डेबिगार्टन का, और एंडेक्सानेट अल्फा
एंटीडोट है एपैक्सिबेन एंड रिवारोक्सेबेन का। इन दोनों सेंटेंस से 2 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, which one of the following statement is correct in respect of pulmonary environment in rheumatic disease? इसमें ऑप्शन ए, रूमेटॉइड पल्मोनरी नोड्यूल आर यूजली एसिम्टोमेटिक एंड डिटेक्टेड इंसिडेंटली ऑन इमेजिंग। इस ऑप्शन के बारे में हमको नहीं पता है। ऑप्शन बी देखते हैं, रूमेटॉइड पल्मोनरी नोड्यूल आर ऑफन सोलेटरी एंड लोकेटेड नियर हाइलम। प्रसाद गाइड में जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको देखते हैं। रेडियोलॉजिकल डीडी ऑफ मल्टीपल पल्मोनरी नोड्यूल्स आर pulmonary AV malformation, abscesses, granulomatous infection and rheumatoid nodules। मीन्स जो रोमेटॉइड नोड्यूल्स के पल्मोनरी नोड्यूल होता है वो मल्टीपल होते हैं, सॉलिटरी नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन बी तो गलत हो गया। अब सी देखते हैं, प्लूरल इफ्यूजन इन दीज पेशेंट इज ट्रांसम्यूटेटिव। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि रूमेटिक डिजीज में जो प्लूरल इफ्यूजन होता है वो एक्सिक्यूटिव होता है, ट्रांसम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। कॉम्बिनेशन ऑफ प्लूरल इफ्यूजन एंड न्यूमोकोनियोसिस इन दीज पेशेंट इज नोन एज कपलैन सिंड्रोम। इसमें देखते हैं प्रसाद गाइड में, when rheumatoid arthritis occur with pneumoconiosis, diffuse nodular fibrotic process में develop called Kaplan syndrome। तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसमें प्लूरल इफ्यूजन की जगह रूमेटॉइड आर्थराइटिस होना चाहिए। तो बाय एक्सक्लूजन इसका आंसर ए हो गया। Question number 94. Which one of the following is correctly matched regarding classification of portal hypertension according to site of vascular obstruction? इसमें जो सैग वाला टेबल दिया हुआ है उसमें पोर्टल हाइपरटेंशन वाला भी क्लासिफिकेशन दिया हुआ है। इसको अगर आप पढ़ते तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते थे। पोर्टल हाइपरटेंशन में प्री साइनोसाइडल और पोस्ट साइनोसाइडल दिया हुआ है। प्री साइनोसाइडल में एक्स्ट्रा हेपेटिक और इंट्रा हेपेटिक दोनों है। एक्स्ट्रा हेपेटिक, प्री हेपेटिक और पोस्ट हेपेटिक दोनों हो सकता है। तो ऑप्शन बी, प्री हेपेटिक प्री साइनोसाइडल पोर्टल वेन थ्रोम्बोसिस, ये करेक्ट है। ऑप्शन सी, सिरोसिस पोस्ट साइनोसाइडल होता है और सिस्टोसोमियासिस प्री साइनोसाइडल होता है। तो इससे आपका क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाता। Question number 96. Old man present with a history of recurrent jaundice over the previous decades. Family gives the history of patient having recurrent episode of facial grimacing. Facial grimacing पार्किंसोनिज्म और रूमेटिक फीवर में भी होता है, लेकिन इसमें जो रिकरेंट जॉन्डिस दिया हुआ है वो विल्सन डिजीज में होता है। विल्सन डिजीज में जॉन्डिस ऑन एंड ऑफ और माइल्ड डिग्री का होता है। अब इसमें विल्सन डिजीज का एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यूजली अकर बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड डिकेड्स, मोस्टली अफेक्ट द लीवर एंड बेसल गैंग्लिया। क्लिनिकल फीचर मेनली हेपेटाइटिस होता है इसका, अकम्पनीड बाय केयरफ्रिंग एंड सिम्टम में रिजेंबल्स पार्किंसन डिजीज। इसमें जो सिम्टम होते हैं विल्सन डिजीज में पार्किंसोनिज्म से रिजेंबल करते हैं। तो इस क्वेश्चन में आंसर सी, केयरफ्रिंग इन द कॉर्निया होगा। अब पहले एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें रिकरेंट जॉन्डिस की जगह सोर थ्रोट दिया था और इसमें आंसर में सेम ऑप्शन दिया हुआ है। तो उस क्वेश्चन में इसका आंसर बी, एरिथमा नोडोसम होगा। 98. Which one of the following statement is correct regarding vaccination for children? इसमें हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन के बारे में पूछा हुआ है। ऑप्शन 1, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन गिवन इन द डेल्टॉइड रीजन हैज रिड्यूस एफिकेसी। ये ऑप्शन गलत है क्योंकि एक्सप्लेनेशन में देखते हैं तो इसकी हेपेटाइटिस बी वैक्सीन को डेल्टॉइड रीजन में ही देते हैं। तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। ऑप्शन 3 देखते हैं, सेपरेट साइट आर यूज व्हेन द एडमिनिस्ट्रेटिंग ए वैक्सीन एंड इम्यूनोग्लोबिन। एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, इसमें एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन के बारे में दिया हुआ है। All infant born to HbA positive mother should have immunoglobulin within 12 hours of birth. Active immunization should also done on separate site at same time. Means separate site are used when administrating a vaccine and immunoglobulin. तो ऑप्शन 3 सही है। तो इन दोनों को मिला के अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर सी हो जाएगा। Question number 99. A radioimpact density may be noticed in the poisoning by which of the following agent? इसके लिए 2010 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 27 में जो टेबल दिया हुआ है पॉइजनिंग वाला, उसमें उसको देखना होगा। ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें हर साल एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें दिया है रेडियोइम्पैक्ट डेंसिटी में क्लोरल हाइड्रेट। इससे ये क्वेश्चन डायरेक्टली सॉल्व हो रहा है आपका। क्वेश्चन नंबर 100. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम आर कॉज्ड बाय ड्यू टू जीनोमिक इम्प्रिंटिंग? इसका आंसर है प्रेदर-विलाई और एंजलमैन सिंड्रोम। ये क्वेश्चन पिछले साल से डायरेक्ट रिपीट है। ये क्वेश्चन पिछले साल भी पूछा गया था, इसमें कुछ सोचना ही नहीं था। ये
प्रसाद गाइड में पिछले साल भी दिया हुआ था और इस साल तो है ही। क्वेश्चन नंबर 101, एज पर पॉक्सो एक्ट 2012 सेक्सुअल असॉल्ट इज कंसिडर्ड एग्रीवेटेड व्हेन। पॉक्सो एक्ट के बारे में मैंने अपने सिलेबस वाले वीडियो में बताया था कि ये नया सिलेबस सेट हुआ है जो कि 2012 के बाद आया है। बाकी 2018 के पहले और 18 के बाद वाले सिलेबस में कोई चेंज नहीं है। इसमें प्रसाद गाइड में इससे रिलेटेड जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको देखते हैं। इट इज एग्रीवेटेड अंडर सर्टेन circumstances when abused child is mentally ill or when the abuse is committed by a person in position of trust or authority like a family member, police officer, teacher or doctor। तो इसमें क्वेश्चन में देखते हैं, the abused child is disabled and the abuse is committed by the staff of educational institution। ये दोनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। Question number 105. Up to 10% cases of autism spectrum disorder may be caused by genetic condition. Which of the following are known to be associated with the ASD? इसके लिए आपको प्रसाद गाइड के 2021 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 114 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के बारे में दिया हुआ है। जेनेटिक कॉजेज सच एज अ फ्रेजाइल एक्स सिंड्रोम, ट्यूबरकुलोसिस, Angelman syndrome, metabolic disease like phenylketonuria and hypothyroidism account for 10% cases। इससे आपका ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों करेक्ट है। इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। इसमें और बाकी जो ऑप्शन दिए हैं उनको भी आपको पढ़ लेना चाहिए, हो सकता है फ्यूचर में इनसे क्वेश्चन पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 106, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेरेब्रल पैल्सी। इसके लिए हम प्रसाद गाइड का एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं, जिसमें सेरेब्रल पैल्सी के बारे में दिया हुआ है। इम्पेयरमेंट ऑफ मसल टोन, स्ट्रेंथ, कोऑर्डिनेशन और मूवमेंट, कॉमन chronic motor disability in childhood, usually refer to the first 2 to 5 years when there is active growth of brain. It is non-progressive, abnormal movement, posture and grade। इसमें अगर आपको सिर्फ एक लाइन इट इज़ नॉट प्रोग्रेसिव पता होता तो आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। इसमें ऑप्शन 3 गलत हो जाता, तो ऑप्शन 3 वाले सारे ऑप्शन एक्सक्लूड हो जाते, तो इससे आपका आंसर निकल जाता। लेकिन इसमें बाकी ऑप्शन भी प्रसाद गाइड से सॉल्व हो रहे हैं। डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट, परमानेंट नेचर एंड डिसऑर्डर ऑफ पोस्चर। ये क्वेश्चन 2017 से पूछा गया है। मीन्स अगर आप पिछले खाली 5 साल के क्वेश्चन करते तो ये आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाते। क्वेश्चन नंबर 108, which one of the following medication may be used in the child diagnosed with the attention deficit hyperactivity disorder। इसके लिए प्रसाद गाइड का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है ट्रीटमेंट ऑफ अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिसऑर्डर। ड्रग ट्रीटमेंट इंक्लूड स्टिमुलेंट्स, methylphenidate, amphetamines and their derivative, atomoxetine or selective norepinephrine reuptake inhibitor, selective alpha adrenergic agonist। अब ऑप्शन में देखते हैं, इसमें सेकेंड मेथाइलफेनिडेट और एटोमॉक्सिटिन ये दोनों सही हैं। इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। इसमें और भी जो ड्रग्स दी हुई हैं इसके ट्रीटमेंट में वो सब भी आपको पढ़ लेनी चाहिए, हो सकता है फ्यूचर में आपसे पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड एज अ डेफिशिएंसी अंडर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके लिए प्रसाद गाइड की 2018 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 116 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें इस कार्यक्रम के बारे में दिया हुआ है। डेफिशिएंसी कंडीशन इंक्लूड एनीमिया, विटामिन ए डेफिशिएंसी और विटामिन डी डेफिशिएंसी। क्वेश्चन में क्वेश्चन डायरेक्टली इस एक्सप्लेनेशन से सॉल्व हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ हाइपरकैलेमिया इन चाइल्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इस टॉपिक से इस बार 2 क्वेश्चन पूछा गया है, मेडिसिन और पीडिया से। और प्रसाद गाइड में जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है 2008 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 64 में, इस एक्सप्लेनेशन से दोनों क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जा रहे हैं। इसमें ऑप्शन में देखते हैं, इंट्रावीनियस कैल्शियम ग्लूकोनेट इज गिवन टू इनहेंस सेलुलर अपटेक ऑफ पोटेशियम। ये गलत है क्योंकि इस मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करने के लिए दिया जाता है। और बीटा एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट आर यूज टू स्टेबलाइज मायोकार्डियल सेल मेम्ब्रेन। ये भी गलत है क्योंकि ये पोटेशियम के अपटेक को बढ़ाता है। और रेगुलर इंसुलिन एंड ग्लूकोज गिवन इंटरविनियसली इनहेंस सेलुलर अपटेक ऑफ पोटेशियम, ये सही है। सोडियम पॉलीस्टाइरीन सल्फोनेट इनहेंस टोटल बॉडी पोटेशियम एलिमिनेशन, ये भी सही है। इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। मैंने आपको बताया था कि इस बार प्रसाद गाइड से एक टेबल या एक्सप्लेनेशन से 2 से 5 क्वेश्चन तक पूछे गए हैं। जैसे कि मरमर वाली टेबल से 5 क्वेश्चन पूछे गए, हाइपरकैलेमिया वाली टेबल से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं।
जब मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक वाला अपना वीडियो बनाया था तो मैंने बोला था कि आप कुछ चैप्टर मेडिसिन और पीडिया दोनों से पढ़िए, इससे आपको फ़ायदा होगा। ऐसे में बहुत बार कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आंसर क्या होगा, तो ऐसे में आप दोनों को कंपाइल करके पढ़िए। जैसे कि इन्होंने इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 111, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट ओरल रोटावायरस वैक्सीन। इसके लिए प्रसाद गाइड के 2024 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 120 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा, जिसमें दिया है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग रोटावायरस वैक्सीन। Live tetravalent vaccine, which was withdrawn due to an association with the intussusception. Rotacil is a thermostable vaccine that can be stored at 25 degrees centigrade. It is avoided during gastroenteritis as it might compromise vaccine take. ऑप्शन देखते हैं। इसमें हमें मान लिया ऑप्शन 1 और 2 के बारे में नहीं पता है। ऑप्शन 3, पास्ट हिस्ट्री ऑफ इंटरसेप्शन इज अ कंट्राइंडिकेशन, ये सही है। द वैक्सीन कैन बी गिवन इफ द बेबी हैज ऑनगोइंग डायरिया, ये गलत है। इन दोनों को मिला के अगर हम करेंगे तो इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, a child can make tower of 3 blocks, runs, copies his mother while sweeping and vocab of 8 to 10 words. His developmental age is। प्रसाद गाइड की माइलस्टोन की ये जो टेबल है इसमें 112 और 113 दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे गाइड से ही क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं 18 मंथ पे दिया हुआ है, रन्स, मेक टावर ऑफ 4 और 3, 4 आईएपी के अकॉर्डिंग है और 3 घई के अकॉर्डिंग है। कॉपीज पेरेंट्स इन टास्क लाइक स्वीपिंग एंड स्पीक 8 to 10 वर्ड्स। ये लगता है कि डायरेक्ट लाइन ही उठा के दे दिया गया है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है चाइल्ड कैन राइड अ ट्राइसिकल, कॉपीज अ सर्कल, नोज नेम एंड जेंडर। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। 3 years पे राइड ट्राइसिकल, ड्रॉज अ सर्कल एंड नोज फुल नेम एंड जेंडर। इस टेबल से ये दोनों क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 114, a teen boy with birth weight of 2.8 kg is born to a primigravida mother through vaginal delivery and cried immediately after birth. Which of the following statements are correct regarding his initial care at birth? इसके लिए आपको प्रसाद गाइड में जो एक्सप्लेनेशन है उसको देखते हैं। न्यूबॉर्न बेस्ट फेड विद इन 1 hour of birth, न्यूबॉर्न डिलीवर्ड एट हेल्थ केयर फैसिलिटी रिसीव्ड विटामिन के एट बर्थ, स्क्रीन फॉर बर्थ डिफेक्ट्स, विटामिन के की डोज है 1 milligram IM, इज गिवन प्रोफाइलेक्टिकली एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, कंगारू मदर केयर फॉर लो बर्थ वेट बेबी। ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन 1, द बेबी शुड इनिशिएटेड ऑन ब्रेस्ट फीड विद इन 1 hour ऑफ बर्थ, ये सही है। द बेबी शुड बी केप्ट इन अ सेपरेट एरिया फ्रॉम मदर, ये गलत है। प्रीटर्म में कंगारू मदर केयर देते हैं लेकिन नॉर्मल बेबी में भी बेबी को मदर के पास ही रखते हैं। द बेबी शुड एडमिनिस्टर्ड 0.5 milligram, ये गलत है क्योंकि इसकी डोज है 1 milligram। द बेबी शुड थॉरली एग्जामिन फॉर कंजेनाइटल मैलफॉर्मेशन फ्रॉम हेड टू टू, ये भी सही है। इससे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग हाइपरनेट्रीमिया इन चिल्ड्रन। इसमें प्रसाद गाइड का एक्सप्लेनेशन देखते हैं जिसमें एडिशन लिखा हुआ है। प्राइमरी एडिनोकार्टिकल डेफिशिएंसी, लैब फाइंडिंग इसमें है सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट सब डिक्रीज होता है। और हाइपरनेट्रिमिक डिहाइड्रेशन का कॉजेज है डायबिटीज इंसिपिटस। ऑप्शन में देखते हैं। डायबिटीज इंसिपिटस इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच मे कॉज हाइपरनेट्रीमिया, तो ये हमने ऑप्शन में अभी देखा। एडिशन डिजीज में बी एसोसिएटेड विद द हाइपरनेट्रीमिया, ये गलत है क्योंकि अभी हमने देखा सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट तीनों डिक्रीज होता है इसमें। इससे ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। अब बाकी ऑप्शन के बारे में भी देख लेते हैं। लैक्टुलोज कैन लीड टू हाइपरनेट्रीमिया, लैक्टुलोज डिहाइड्रेशन डायरिया कॉज करता है जिसकी वजह से हाइपरनेट्रीमिया होता है। तो इसका आंसर ए 1, 3 और 4 करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 120, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉजेज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया इन चाइल्ड। इसके लिए 2018 के पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 28 के एक्सप्लेनेशन को देखना होगा जिसमें डायरेक्टली दिया हुआ है कॉजेज ऑफ हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोमैग्नीसीमिया एंड सीरो हाइपोपैराथायरिज्म। ऑप्शन में ये दोनों ऑप्शन है, तो आंसर इज डी 1 and 4।
इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस पेपर में प्रसाद गाइड के वॉल्यूम 1 जो कि 99 से 2007 तक के क्वेश्चन पेपर है, उससे भी कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चन तो 2003 से डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन है, जिसको करने के लिए आपको कुछ सोचना ही नहीं था। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर और आंसर किए होते तो वो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते थे। साथ ही साथ काफी क्वेश्चन वॉल्यूम 1 के एक्सप्लेनेशन से भी रिपीट थे। लास्ट ईयर भी वॉल्यूम 1 से जो माइक्रोबायोलॉजी का पार्ट दिया था उससे कई सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। इसलिए आपको वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 इन दोनों से जितने ज्यादा से ज्यादा ईयर्स के क्वेश्चन बना सकते हैं आपको बनाने चाहिए। सीएमएस में सिलेक्शन के लिए अगर आप केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे या केवल टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो सिलेक्शन मुश्किल है, क्योंकि आप सिर्फ टेक्स्ट बुक से थ्योरी पढ़ के इन ट्विस्टेड ऑप्शन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और जब तक कि आपने इनको पहले ना किया हो या क्वेश्चन की प्रैक्टिस ना की हो। इस बुक की खास बात ये है कि इसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिनसे फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो दिए गए हैं, क्योंकि ऑथर को पता है कि क्वेश्चन कैसे बन सकता है और कहाँ कहाँ बन सकता है। इस बुक के जितने भी कंट्रीब्यूटर हैं वो सीनियर फैकल्टी हैं और उनको पता है कि स्टैंडर्ड क्वेश्चन कैसे तैयार किया जाता है। आप देखिए, इसमें जो भी क्लिनिकल क्वेश्चन है वो 2-3 क्वेश्चन को मिला के बनाया गया है, उसका भी आंसर इन सबसे निकल पा रहा है। In next video, I will discuss with detailed analysis of paper 2. Thank you.